नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हरियाणा करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसे कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोगों की डिमांड भी थी कि हरियाणा करंट अफेयर्स के ऊपर हम वीडियो लेके आएँ, तो उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए जो मंथली हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं वो लेके आएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं सितंबर मंथ से। हमारा ऐसा मानना है कि अगर एचसीएस की बात करें तो वहाँ पर लगभग जो लास्ट प्रीवियसली 6-7 मंथ हैं तो उनके करंट अफेयर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए हम सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जब हमारे 6 मंथ्स के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम देखेंगे अगर हमारे पास वक्त बचेगा तो हम आगे के जो 3-4 महीने और हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे ज़्यादा चांसेस यही बनते हैं कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर क्या है हमारा, कि हरियाणा के अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो सफारी पार्क है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो अनाउंसमेंट है आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा सितंबर मंथ में अनाउंस किया गया था कि वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है वो इनॉग्रेट किया जाएगा, वो शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। ये अब क्या पड़ेगा? अरावली माउंटेन रेंज। जैसे कि आप जानते होंगे अरावली माउंटेन रेंज आपकी राजस्थान से आती है, दिल्ली क्रॉस करते हुए फिर वो हरियाणा के अंदर एंटर करती है, गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये जो पूरा पार्क बनेगा ये कितने एरिया में आपको देखने को मिलेगा? लगभग 10,000 एकड़ के अंदर ये आपका सफारी पार्क देखने को मिलेगा। अब देखिए सफारी पार्क होता क्या है। देखिए आप, सफारी पार्क का मतलब क्या है कि ये जो पार्क होगा इसके अंदर आपको कई तरह के जानवर, कई तरह के पेड़ पौधे, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आप इस पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ रेप्टाइल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके सांप हो गए या फिर जो क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल, इस तरह के रेप्टाइल्स भी होंगे। फ्लोरा भी होगा, मतलब कि आपके पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। बड़े एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके शेर हो गए, बाघ हो गए, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। आप एरिया जो है 10,000 एकड़ एरिया से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज में आपका जो सफारी पार्क होगा फैला हुआ होगा। दिस प्रोजेक्ट विल बी द लार्जेस्ट सच प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह का अपने आप में एक पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर सफारी पार्क की बात करें तो अफ्रीका का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा। अफ्रीका का क्या है, एरिया है, अफ्रीका में बहुत सारे आपको बड़े बड़े सफारी पार्क देखने को मिल जाएंगे। ये पार्क क्या होते हैं कि नेचुरली वहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो रह रहे होते हैं। आप क्या होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो जीप्स के थ्रू जाते हैं, गाड़ियों के थ्रू जाते हैं और नेचर जो है उसको देखते हैं, जो नेचर में आपके एनिमल्स हैं उनको देखते हैं। तो अफ्रीका के बाद अगर मैं बात करूं, करंटली द लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क आउटसाइड द अफ्रीका इज द शारजाह में आपको सबसे बड़ा अफ्रीका के बाद जो है सफारी पार्क देखने को मिलेगा, जो कि 2022 के अंदर फरवरी में ओपन किया गया था और ये आपका 2000 एकड़ में फैला हुआ था। अब इसके बाद में अगर बात करूं तो आपका ये जो हरियाणा वाला होगा, जो मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि हम अरावली जो माउंटेन रेंज है उसमें नूह और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको ओपन करेंगे, मतलब कि इतने बड़े एरिया में फैला हुआ होगा। ये आपका 5 टाइम जो है इसका साइज ज्यादा होगा और यहाँ पर आपको हाइपरटेरियम भी देखने को मिलेगा। हाइपरटेरियम क्या होता है, जो यहाँ पे इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। हाइपरटेरियम मतलब एक आर्टिफिशियल एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, ताकि उनको बिल्कुल नेचर जैसा ही फील हो। आइवरी बर्ड पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आइवरी बर्ड पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो पार्क होगा आपका सफारी पार्क, इसको 4 जोन के अंदर जो आपका डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी बिग कैट्स जैसे कि लायन हो गए, उसके बाद आपके जो बाघ हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसके बाद हर्बीवोरस एनिमल्स। अब आपका जो लायन है, जो बाघ है या शेर है, इस तरह के जो एनिमल्स है उनके साथ आप हार्बीवोरस एनिमल्स को नहीं रख सकते, ठीक है? तो वो अलग अलग एरिया में रखे जाएंगे। एक्सोटिक एनिमल्स, एक्सोटिक एनिमल्स मतलब वो वाले एनिमल्स जो कि बड़ी आसानी से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। और उसके बाद एन अंडर वाटर वर्ल्ड, एक अंडर वाटर वर्ल्ड भी होगा जिसके अंदर आपके एक्वाटिक जो एनिमल्स होंगे वो सारे रखे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये जो पार्क होगा, क्यों आपका हम कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एक एंटायर एरिया में देखने को मिलेगा आपको। और ये जो एरिया होगा काफी बड़ा होगा और साथ में क्या है कि इसके अंदर कई तरह के जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस रखे जाएंगे जिसके अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स, चाहे वो हार्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, एक्वाटिक एनिमल्स हो, ये सब रखे जाएंगे। सो नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं
तो ये है आपका ग्रैप के ऊपर। ग्रैप के फुल फॉर्म हो गए आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान्स। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छी कुछ जो स्कीम्स है वो लॉन्च की जा रही हैं। उन्हीं में से एक आपका क्या है, ये हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव, उन्होंने एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किया है एनसीआर में। एनसीआर के अंदर हरियाणा की कई डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैप में दे सकते हैं। ये आपका भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये सारी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, ये आपकी एनसीआर में आती हैं। एनसीआर का मतलब क्या है? देखिए एनसीआर आपका वो वाला रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन इसके फुल फॉर्म है। एनसीआर आपका वो एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि दिल्ली के नियर बाय पड़ता है। कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। तो दिल्ली का जो एरिया है वहां पर आपको क्या है, वो कैपिटल रीजन है। दिल्ली क्या है, देश की कैपिटल है, तो उसके आसपास का 200 किलोमीटर का एरिया एनसीआर एरिया कहलाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली जितने लोग हैं, उन जितने रिसोर्सेज हैं वहां पर, वो जितने लोगों को पूरा करने के लिए चाहिए, मतलब कि अगर मैं मान लूं कि 100 लोग जो है वो एनसीआर एरिया में रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं, और 100 लोगों का पेट भरने के लिए वहां पर क्या है 100 किलोग्राम जो गेहूं है वो मिल जाती है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब आप क्या पाएंगे कि दिल्ली के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अब ये जो ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो दिल्ली में रिसोर्सेज है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं इनकी जरूरत को पूरा करने का जो स्ट्रेस है वो दिल्ली के ऊपर ना पड़े, आसपास के एरिया पे पड़े। तो वो वाला एरिया जो दिल्ली के 200 किलोमीटर के एरिया के आसपास पड़ता है वो सारा दिल्ली एनसीआर कहलाता है। इसके अंदर आपके हरियाणा की, राजस्थान की और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए करंट अफेयर आपका क्या कहता है कि हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव, उन्होंने एक जो स्कीम है, एक प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किया है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, जो कि हरियाणा के जितने डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर आते हैं उन सब में। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या कहता है कि अंडर दिस प्लान देयर विल बी अ बैन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर्स। जनरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप देखेंगे शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरेटर रखे जाते हैं। खैर वो जो जनरेटर होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर जिन जनरेटर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बड़े लेवल के जनरेटर्स हैं, काफी बड़े, आपने ग्रीन कलर में देखे होंगे, इस तरह से होते हैं बड़े बड़े जनरेटर्स। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। अब इसमें आपके छोटे भी आ जाएंगे, बड़े भी आ जाएंगे, कि ये जो जनरेटर्स होंगे जो ऑपरेट हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो 1 अक्टूबर से आपके बंद हो जाएंगे। उनको अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में ये जो जनरेटर है वो रन कर पाए। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, ये जनरेटर सिर्फ उन्हीं जगहों पे अलाउड किए जाएंगे जहां पर एसेंशियल सर्विसेज हैं। एसेंशियल सर्विसेज क्या हो जाएंगी? जैसे कि हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल को तो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स चाहिए ही है, तो वहां पर रहेंगे। आर्मी रिलेटेड वर्क, जहां पर मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड है, या फिर कुछ और इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं, अब ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब ऐसे ही जो रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर कुछ इस तरह के जो प्लेसेस हो गए जहां पर क्या है जनरेटर की रिक्वायरमेंट तो होती है, बट वो इमरजेंसी सिचुएशन या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं आता, तो वहां पर ये जो ग्रैप प्लान है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके तहत इन जनरेटर्स जो है इनकी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों बंद किया गया है? क्योंकि ये जो आपके जनरेटर्स होते हैं जब ये डीजल पे रन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत ज्यादा इनसे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो गैसेस निकलती हैं। अब उसकी वजह से क्या है, दिल्ली में वैसे भी आप जानते हैं जब आपका दिवाली का टाइम आता है, कहने का मतलब ये है, ये वो मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपकी जो पराली होती है वो भी जल रही होती है, तो आसपास का जो हिस्सा होता है वो, और उसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वो, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, काफी घने जो बादल है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत बहुत ज्यादा आपका वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाता है। अब उसके पीछे जो रीजन दिए जाते हैं वो ये है कि एक तो जो किसान पराली जलाते हैं उसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि हवाएं चल रही होती है दिल्ली की तरफ को। बट एक सोचने वाली बात ये है कि जो पराली जल रही है, ये पराली तो कई हजारों सालों से जो किसान है वहां पर इसी तरह से करने हैं। उस टाइम तक तो कोई पोल्यूशन हुआ नहीं था, लेकिन अब जरूर होता है, तो उसमें किसानों को बोला जाता है कि पराली को जो है स्टबल बर्निंग जिसको कहा जाता है कि वो ना की जाए। खैर इस बात में ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है, पराली की वजह से भी पोल्यूशन होता है, बट मेरा मानना यह है कि जो मेजरली
कॉज है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का, वो वहां पे जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रखी है एनसीआर रीजन में, उनकी वजह से है। सो सिर्फ अगर किसानों को बोल दिया जाए कि आपकी पराली की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आपकी आई थी उससे हजारों सालों पहले से ये जो प्रोसेस है पराली जलाने का, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। खैर, अब डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन देखिए अब क्या है यहाँ पर कि जो 14 डिस्ट्रिक्ट है आपके हरियाणा के, जो एनसीआर रीजन में आपके आते हैं, वो क्या है, वहां पर ये जो ग्रेप आपकी जो स्कीम है, प्लान जो है इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि क्या कर सके हम, जो रिड्यूस कर सके आपका पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर के अंदर। और रजिस्ट्रेशन ऑन द डस्ट कंट्रोल ऐप, अब ये एक ऐप भी जो है आपकी रिलीज की गई है, जिसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं इन एरियाज में, तो आपको क्या करना है, इस ऐप के थ्रू इन्फॉर्म करना है। क्या करना है, डस्ट कंट्रोल ऐप विल बी नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन इन मोर देन 500 स्क्वायर मीटर एरिया। अगर 500 स्क्वायर मीटर एरिया से ज्यादा के एरिया में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको इस ऐप पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये जो एरिया है यहाँ पर जो डस्ट है और ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक्चुअली इससे होता क्या है ना कि जो एल्डरली पीपल्स हैं, जो मतलब कि बूढ़े लोग हैं, उनको क्या है, जिनको सांस लेने की दिक्कत होती है, तो उनके ऊपर हेल्थ में काफी ज्यादा इफेक्ट इन चीजों से देखने को मिल सकता है हमें। तो ये स्कीम मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी आपका जो दिल्ली और एनसीआर का जो रीजन है वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है वो है आपका ऑपरेशन आक्रमण के ऊपर। देखिए ऑपरेशन आक्रमण 2 क्या है, हरियाणा के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार अग्रवाल, उन्होंने एक दिन का एक स्पेशल ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन आक्रमण 2, वो लॉन्च किया हरियाणा के अंदर। इसका मेन पर्पस क्या था, एक दिन का ऑपरेशन था कि जितने भी लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको पकड़ा जाए। अब देखिए ये एक दिन का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में किया क्या, पुलिस कंडक्टेड एक्सटेंसिव रेड्स, मतलब काफी तरह की व्यापक छापेमारी की पुलिस ने किया है स्टेट के अंदर, और एक 710 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए। चलिए आगे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप HCS की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है काफी कम, आप जैसे कि देख सकते हैं 999 रह गई है। सो जैसे कि आपका पेपर जो है वो काफी नजदीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी जो जितना आपने पढ़ा है अब वो चेक करने का वक्त आ गया है कि किस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन अभी तक हुई है। तो उसमें आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको goelaclasses.com पर जाना है और वहाँ जाकर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 999 के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जो 20+ टेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीट होंगे इंडिया से रिलेटेड भी और हरियाणा से रिलेटेड भी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 710 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए अंडर वेरियस सेक्शन, आईपीसी के, एनडीपीएस के और एक्साइज और आर्म्स एक्ट के अंदर। जो टोटल केसेस बनते हैं वो आपके 964 एक्यूज जो है आपके पकड़े जाते हैं 710 केसेस के अंदर। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस कैंपेन का, मतलब कि क्यों ये कैंपेन आपकी शुरू की गई। देखिए 5 सितंबर को ये स्टार्ट की गई। इसके अंदर क्या था, इफेक्टिव एक्शन प्लान्स, जिसमें क्रिमिनल जो एलिमेंट है, जो स्ट्रीट क्राइम आपको देखने को मिल रहा है, छोटे लेवल का जो क्राइम है, या फिर इलीगल जो वेपन जो लोगों ने रख रखे हैं, इलीगल लिकर या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग जो कर रहे हैं, जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी कर रहे हैं, नशे की पदार्थों की, तो उनको पकड़ने के लिए एक दिन का जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक दिन क्या है, हरियाणा पुलिस ने ऑल ओवर पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जगह है वहां पर ये जो ऑपरेशन आक्रमण था ये स्टार्ट किया था। और एक दिन के अंदर आप देखेंगे कि कितने लगभग 910 केसेस रजिस्टर किए गए हैं इस एक्शन प्लान के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत। एक नई जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे भी होता है। आप हमें बताएंगे ये जो टीचर्स डे है, नेशनल टीचर्स डे है, ये किस जो हमारे एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं उनके ऊपर ये जो दिन है मनाया जाता है। 5 सितंबर को ये मनाया गया। हरियाणा के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा ये जो स्कीम थी हेल्थ स्कीम सेहत, इसको लॉन्च किया गया। ये स्कीम आपकी अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उनके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्र की सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत। इसमें क्या है कि भारत में जितने भी लोग हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन सभी की हेल्थ फैसिलिटीज को ध्यान में रखना है और उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के ऊपर है। इसमें सभी लोग इंक्लूड होते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो।
तो इसी प्रोग्राम के अंदर जो आपका आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, जो केंद्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उसी में ये सेहत स्कीम हरियाणा के अंदर लॉन्च की है वहां के गवर्नर ने। इसके अंदर क्या होगा, न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत के अंदर क्या होगा कि जो आपके बच्चे होंगे 25 लाख जो स्कूल चिल्ड्रंस है हरियाणा के अंदर, उनका हेल्थ चेकअप होगा साल के अंदर 2 बार जो है ऑल ओवर हरियाणा में जितने भी स्कूल हैं जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों की हेल्थ की चेकअप जो है वो की जाएगी ट्वाइस अ ईयर, 1 साल के अंदर 2 बार ये आपकी देखने को मिलेगी। तो ये आपके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ये आपके 5 दिसंबर को इन्होंने, ये भी आपका क्या है करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि कहां पर किया था, तो ये पंचकूला के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है सेक्टर 5 पंचकूला में, यहां पर इन्होंने इनॉग्रेशन की थी इस स्कीम की। अब देखिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सिडी ऑन द फार्म इक्विपमेंट थ्रू ई रूपी वाउचर्स। ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर क्या है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हरियाणा गवर्नमेंट के हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डॉक्टर सुमित मिश्रा, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अभी देखिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या है ना, इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, एक तो रीजन ये भी बनता है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हरियाणा गवर्नमेंट गलत कर रही है या कुछ भी, हर स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा ही करती है कि जब इलेक्शन आते हैं तो उस टाइम पे तरह तरह की स्कीम्स लॉन्च होती हैं। खैर, अब जब भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जैसे कि महिलाएं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो किसान हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये जो स्कीम है, अब ये स्कीम इंप्लीमेंट करना हरियाणा के अंदर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा क्या है, एग्रीकल्चर स्टेट है, ज्यादातर क्या है यहाँ पर बहुत सारे आपको किसान देखने को मिलेंगे। तो उसी दिशा में जो हमारे किसान हैं, किसान लोग हैं, उन्हीं को जो सुदृढ़ करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, और जो फैसिलिटीज सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उस फैसिलिटीज को हरियाणा के जो किसान हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये आपकी स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो सब्सिडी मिलती है ना, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जैसे कि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहें या फिर आप यूरिया खरीदना चाहें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आप इक्विपमेंट या चीज जो सामान है वो खरीदना चाहें, तो उसमें क्या है, आपको ई रूपी वाउचर्स दिए जाएंगे। ये वाउचर्स क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कुछ किसान है, उसके पास आप फोन होगा, तो उस फोन में ये वाउचर सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड किसान होंगे। अब वो किसान क्या करेगा, जब भी उसे किसी ऐसी शॉप पे जाना है जहां पर उसे कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है जो कि उसके कृषि से संबंधित है, जो उसको कृषि करने में हेल्प करेगा, सो वहां पर जाके वो अपना ये वाउचर जो है या फिर क्यूआर कोड होगा वो उस आदमी को दिखाएगा, वहां पे वो स्कैन करेंगे, और जो भी वो सामान खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए 5,000 का सामान है, 5,000 का सामान है, तो उसमें 1,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, तो उस किसान को सिर्फ 4,000 ही पे करने पड़ेंगे। वो 1,000 का जो क्यूआर कोड होगा या वाउचर होगा, उसके थ्रू वो किसान को सब्सिडी मिल जाएगी। अब ये जरूरी क्यों है, या फिर इसमें खास बात क्या है, अगर मान लीजिए कैश के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड की जाए किसानों को, मान लीजिए वो कोई जो आपका इक्विपमेंट है उन्होंने खरीदना है और कैश के थ्रू उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, तो उसमें इश्यू ये हो जाएगा कि सरकार की तरफ से तो जो पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो पैसे उठा लेते हैं। इसी के ऊपर एक बार राजीव गांधी जी ने काफी अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं पार्लियामेंट से या फिर दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं अपने किसानों को या फिर अपने जो भाई बहन है देश के अंदर, तो यहां से तो 1 रुपया चलता है, लेकिन उनके पास पहुंचते सिर्फ 10 रुपए ही है, सॉरी 10 पैसे ही है या 20 पैसे ही है। वो बीच में जो 70-80 पैसे है वो रुपया चलते चलते ही घिस जाता है, तो वो कम हो जाते हैं। इस बात के कहने का मतलब ये था कि दिल्ली से या फिर केंद्र से पैसे तो पूरा भेजा जाता है, किसान हो गए या फिर जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, या फिर दूसरी तरह की स्कीम्स में जो पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन वो पैसा पहुंचता कम है। वो जिस आदमी को मिलना चाहिए, लोगों को, गरीबों को, वहां पे मिलता कम है, इसलिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। अब इसमें होगा क्या कि किसान सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं उन्हीं के लिए ये पैसा खर्च कर पाएगा, और डायरेक्टली ये किसान को मिल रहे हैं, इनके बीच में कोई बिचौलिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम हो जाती है। He said that after the implementation of new initiative, ये स्कीम की बात कर रहे हैं, the farmers will not have to run from pillar to post। मतलब सब्सिडी के लिए उन्हें अलग अलग दर पे, अलग अलग दरवाजों पे या फिर अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनको सब्सिडी डायरेक्टली उनके हाथ में मिल जाएगा। और साथ में क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, इंप्लीमेंटेशन में इसमें हेल्प मिलेगी, और ये जो स्कीम है ये डिजिटल मोड के थ्रू होगी, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी स्कीम के अंदर, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो किसान को मिलना है वो मिलके ही रहेगा।
सो ये जो स्कीम है ये आपकी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपकी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022। देखिए लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है कि हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, अभी सारे जो स्टेट्स हैं वो डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की, हिमाचल की, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कहीं की भी बात कर लीजिए, सभी स्टेट्स क्या है डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो देखिए हरियाणा की भी अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, आप रेलवे बना रहे हैं, आप ब्रिजेस बना रहे हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो रोड आपका कुछ ऐसी जमीन में से जा रहा होता है जहां पर वो जमीन या तो किसान की होती है या फिर किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो सरकार क्या करती है, उसको जमीन जो है उसको आपके जो किसान है या फिर जो पब्लिक जो है उनसे खरीदती हैं और फिर वहां पे डेवलपमेंट करती हैं। अब ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है ये वाली जो 2022 में इंप्लीमेंट की गई है सितंबर मंथ में, इसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है आपको कि जो आपकी फार्मर्स लैंड होगी, मतलब किसानों की जो जमीन होगी, उसको फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती जो हरियाणा की सरकार है वो उनको नहीं छीन सकती हैं फॉर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपने वहां पे शहरीकरण करना है या फिर औद्योगिकरण करना है तो उसके लिए आप किसानों की जमीन को नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसान की बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही। तो किसानों की जमीन को आप नहीं ले सकते। द लैंड विल बी परचेज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द विशेस ऑफ द फार्मर। मतलब अगर किसान जो है अपना अपनी इच्छा के आधार पर ही अगर वो बेचना चाहें तो जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उस जमीन को खरीद सकती है। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हरियाणा की जो सरकार है एक प्लान जो है वो रेडी करेगी। मान लीजिए उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन करना है और ये रोड कंस्ट्रक्शन करना है, बीच में जमीन आ रही थी किसानों की, तो उन्होंने यहाँ से जमीन किसानों से पूछा और उन्होंने अगर विश जाहिर की, मतलब अगर वो अपनी इच्छा से देना चाहें तो ये यहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्लान बनेगा और कंस्ट्रक्शन जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। After getting the land at the will of the farmers, the Haryana Urban Development Authority (HSVP) will develop residential, commercial, institutional, and infrastructure located within the urban area in the published development plan. उसके बाद ही क्या है जो आपका ये डेवलपमेंट है वो आपकी शुरू की जाएगी। अब इस लैंड पॉलिसी के अंदर क्या है, लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर क्या है, ये जो लैंड राइट सर्टिफिकेट्स है ना ये भी इशू किए जाएंगे लैंड ओनर्स को। मतलब कि जो आपके जिनकी जमीनें थी आपकी उनको भी एक लैंड राइट्स जो सर्टिफिकेट है वो इशू किए जाएंगे जो रोड के साथ साथ आपके लोगों की जमीन लगती होगी। सो मेरे ख्याल से आप ये जो स्कीम है वो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा हिस्टोरिकल सिटी राखीगढ़ी विल बी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। राखीगढ़ी के बारे में आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। हड़प्पन साइट है आपकी राखीगढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट साइट है इंडिया की। तो सितंबर में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने ये जो राखीगढ़ी की साइट है यहाँ पर एक म्यूजियम की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की प्लान की बात कही है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है जहाँ मतलब म्यूजियम बनाया जाएगा, काफी बड़े स्तर का ये म्यूजियम जो है वो आपका बनाया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका ASIB ने कहा जाता है। ASI का डिपार्टमेंट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका काम होता है कि जितने भी आपके अलग अलग इंडिया में जगहें हैं जहाँ पे मान लीजिए आपको कोई नायाब कोई अच्छी अद्भुत चीज़ मिलती है जो हिस्टोरिकली उस जमीन में दफन है, तो वहाँ पर खुदाई का काम जो करेंगे, एक्सकैवेशन का जो काम करेगा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा। तो चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है ASI को कि वो जो एक्सकैवेशन का जो काम है उसको जल्दी जल्दी करें, फास्ट पेस पे करें और जो साइट है उसको प्रोटेक्ट करें। और ये जो आपका एरिया है राखीगढ़ी का, वहां पर क्या करेंगे जब ये इनका एक्सकैवेशन, क्योंकि राखीगढ़ी में क्या है ना कंटिन्यूसली एक्सकैवेशन चल रही है, रिसेंटली वहां पर और ज्यादा क्या है ना साइट का जो एरिया है एक्सटेंड हुआ था, तो इसलिए ASI को बोला गया कि जल्दी से आप एक्सकैवेशन करें और इस साइट को प्रोटेक्ट करने का काम करें। यहाँ पर जो एक म्यूजियम है वो आपका बनाया जाएगा। राखीगढ़ी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूं तो राखीगढ़ी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है उस टाइम की एक साइट है। सिंधु घाटी का जो मैच्योर पीरियड है 2500 BC के अराउंड का है। वैसे ये आपको देखने को मिलेगा 3000 BC से लेके आपका 1500 BC तक। लेकिन मैच्योर पीरियड की हम बात करें जिस टाइम पे आपकी जो सभ्यता थी फ्लरिश कर रही थी, फल फूल रही थी और अपने चरम सीमा पर थी, वो आपका 2500 BC का है। ठीक है, तो अगर आज से आप काम करेंगे, आज से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो लगभग 5000 ईयर पुरानी, मतलब आज से 5000 साल पुरानी एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। वहां पर ये आपका उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट है राखीगढ़ी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी भारत और पाकिस्तान
दोनों जगहों पे फैली हुई थी। सो उसी में से हरियाणा के अंदर जो साइट पड़ती है वो आपकी राखीगढ़ी है, उसके बाद बनावली है, लोथल है, काफ़ी सारी है। गुजरात के अंदर लोथल है, पंजाब में रोपड़ है, यूपी तक आपकी जाती थी ये साइट, मतलब कि शहर है आपके, साइट का मतलब शहर होता है कि उस टाइम के शहर बसे हुए थे। तो राखीगढ़ी आपका वो रहा। अब यहाँ पे हरियाणा सरकार क्या करेगी, एक बहुत ही अच्छा एक म्यूजियम बनाएगी, अच्छे नेशनल लेवल का एक। तो ये आप साइट देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें घर जो हैं या फिर जो चीज़ें हैं वहाँ मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात क्या है, ये साइड का एरिया बिल्कुल प्लेन एरिया है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो खोदा भी गया है ना, यहाँ पर भी पहले प्लेन एरिया ही था, लेकिन किसी ना किसी को, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर जो वहाँ पे रह रहे थे पुराने लोग, उनको यहाँ पर क्या है कुछ चीज़ मिली होगी जिसकी वजह से उन्होंने खुदाई स्टार्ट की होगी। फिर यहाँ पर ASI आया होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पूरे हिस्से में क्या है एक्सकवेशन स्टार्ट की। उसके बाद नीचे से क्या है कई तरह के घर मिले, या फिर आपके कुछ और जो आपके आभूषण हो गए, या फिर किसी ना किसी तरह का जो सामान है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर की, तो फरीदाबाद जो आपका रेलवे स्टेशन है विल बी रीडेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ द वर्ल्ड क्लास स्टेशन। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं अमृत भारत मिशन। अमृत भारत मिशन, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें जो अपने रेलवे स्टेशन है उनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना है, उनके अंदर इलेक्ट्रीफाइंग करना है उनको, मतलब कि जो ग्रीन एनर्जी है वो यूज करनी है। उसके बाद वो जो रेलवे स्टेशन है उनको आप ब्यूटिफिकेशन का काम भी करना है। तो उसी दिशा में ये जो आपका फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है हरियाणा के अंदर, यहां पर क्या करेंगे, इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, और रीडेवलप के बाद इसको जो क्या है वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जहां पर आपके जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल गुर्जर, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। यहाँ पर क्या किया जाएगा, रेलवे पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट का वर्क किया जाएगा, कन्वीनियंस के लिए उनके लिए जो ब्रिजेस होते हैं वो बनाए जाएंगे, ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। ये वैसे भी जो प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, धीरे धीरे करके, अब एक ही बार में पूरी इंडिया के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको तो डेवलप नहीं किया जा सकता, इतना पैसा सरकार के पास है नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हर स्टेट्स के 2-4 रेलवे स्टेशन इस तरह से करते हुए अब ये फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसको डेवलप किया जाएगा इन्हीं लाइन्स पे। देयर विल बी मल्टी लेवल कार पार्किंग। अभी आपने देखा है रेलवे स्टेशन कोई बढ़िया सा, जहां भी आज जाएं इंडिया के अंदर, किसी रेलवे स्टेशन के पहले अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो 10 साल पहले रेलवे स्टेशन के इतने बुरे हाल हुआ करते थे इंडिया के अंदर, लेकिन अब मैं यूं कह सकता हूं कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है। खैर इसमें किसी भी वो, अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी पर्टिकुलर आप कहेंगे कि 10 साल से तो बीजेपी है तो वो डेवलपमेंट कर रही है, ऐसा कह रहे हैं, नहीं। अगर कोई भी सरकार होती डेफिनेटली, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कोई भी सरकार होती, तो डेवलपमेंट की तरफ तो सारी सरकारें बात करती हैं, तो ये इशू भी उस टाइम पे चाहे कोई भी सरकार होती तो डेफिनेटली देखने को मिलता। हाँ इतना फर्क जरूर होता है कि किसी गवर्नमेंट के टाइम पर डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा लेवल पे देखने को मिलती है, कहीं पे थोड़ा स्लो होता है, लेकिन चलो ये वो बात अलग है। लेकिन किया क्या जाएगा, यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग देखने को मिलेगी आपको स्टेशन के अंदर। 72 मीटर का वाइड फर्निश स्पेस होगा दोनों रेलवे स्टेशन के, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो आपका 72 मीटर का दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। फुट ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जहां पर लोग क्या होते हैं, एक रेलवे स्टेशन में मान लीजिए 2 पटरी है, 2 प्लेटफॉर्म है, यहां से इस तरफ जाना हो या फिर इस तरफ जाना है, उसके लिए आपके ब्रिजेस बनाए जाएंगे। सो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी कहां पर, फरीदाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां पर। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गेट्स IDA एजुकेशन अवार्ड। ये IDA एजुकेशन अवार्ड क्या है, IDA के ये जो एजुकेशन अवार्ड है, इसमें कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी हो गया या फिर आर्किटेक्चरल लेवल पे जो हो गया, उस लेवल पे अगर कोई अच्छा बढ़िया काम करता है तो उनको क्या है ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी ये जो अवार्ड है IDA अवार्ड किसको मिला है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला है 2022 का, अचीविंग इन द फील्ड ऑफ द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट की है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, जो अचीव किया है, उसके लिए IDA अवार्ड जो है वो, तो फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर जो काम किया है हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है। ये जो अवार्ड है वो एक्सेप्ट किया गया था, मतलब लिया गया था, जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर तांकेश्वर कुमार, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। सो नेक्स्ट बात करते हैं अलग, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हरियाणा के सितंबर मंथ के। हम आगे भी जो दूसरे मंथ्स हैं आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से करते हुए कंप्लीट आपको HCS के सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे।
ये कुछ आपके और करंट अफेयर आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर सोनिया खुल्लर जो है विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ऑफ हरियाणा। तो ये अपॉइंटमेंट के ऊपर है, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है सोनिया खुल्लर जी की, ये आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ हरियाणा बनेंगे। उसके बाद एक और करंट अफेयर क्या है कि चंडीगढ़ नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका शहीद भगत सिंह के नाम, उनका जो नाम है वो दोबारा से चेंज किया गया है। ये आपका किया गया है 115वीं आपकी शहीद भगत सिंह जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस मौके पर ये किया गया है। सो इसका जो नाम है बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करें तो आपका अंबाला के अंदर बरोड़ा एक आपकी गांव है, वहां पर ये जो स्कूल है उसका नाम किया जा रहा है करनाल सिंह। ये जो करनाल सिंह जी जो है ये क्यों किया जा रहा है, देखिए करनाल सिंह जी के बारे में एक चीज बता देते हैं। गोवा जो है आपका स्टेट, गोवा के इंडिपेंडेंस में, उसकी आज़ादी में करनाल सिंह जी का हाथ है। सो ये आपके गोवा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और उस टाइम पर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि गोवा में भी जो क्या कर रहे हैं ना, एक जगह है वहाँ का जो नाम है, एक शहर है उसका नाम जो क्या है इनके नाम पर किया जा रहा है, करनाल सिंह जी के नाम पर। और यही जो करनाल सिंह जी है इनके नाम पर ही बरोड़ा जो आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ पे एक स्कूल है। यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने ही ये अनाउंसमेंट की थी कि अब जो स्कूल है एक बरोड़ा के अंदर, उसका नाम जो है शहीद करनैल सिंह जी के नाम पर किया जाएगा। सो ये करंट अफेयर्स आपके सितंबर मंथ के थे। आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये जो करंट अफेयर्स हैं इनको ध्यान में रखेंगे और आगे भी जो क्या है ना हमारी जो वीडियोस हैं इसी तरह आती रहेंगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।